हेमंत जी, प्रणाम करती हूँ और थोड़ी प्रतीक्षा करूँगी ताकि हम समय पर शुरू कर सकें। दो मिनट और है, मुझे बता दीजिए कि लाइव थ्रू है कि नहीं। ओके, वेलकम दिव्या, आई कैन सी यू हैव जॉइंड अस। Wonderful. So we have 1 more minute to go. I'll start at 11 o'clock. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Our second session, where I'm going to share my experience of being a dance practitioner from the age of 4, and I'm 70 now. You can see it is a long and a short journey. Short because one life is not enough, long because I've spent all my life with dance. My guru, Sikil Ramaswamy Pillai, was deep into Shaiva philosophy, Southern Shaiva philosophy, Shaiva Siddhanta. So along with dance, he also initiated, without my knowing, that he is giving me the path of Shivanubhava. Slowly, when I started discovering dance and its beauty, I said there is more to it than just practicing it. So this was, my guru was only knowledgeable in Tamil, but he did mention a couple of times about a great Shastra which has influenced the entire country. How to? Hello. Am I audible or Hello. I have to Hello? speak a little louder? Please do let me know. हेलो, आवाज आ रहा है? आप कौन? Yeah. Okay. So I continue नहीं, with तो this. किसके साथ बंद नहीं करना? Uh, नहीं. that my guru led me अच्छा, to गलती से the गया था Shiva पता. path. माँ, वही गया. अभी बात मत करो, क्योंकि हम अभी लाइव हो चुके हैं. दूसरी फोन आया था. वो आप बताना कहाँ आया था. तो ये थोड़े से होम स्पेस से जब हम काम करते हैं तो थोड़े थोड़े हिचक होते हैं, तो माफ़ कीजिएगा. तो मैं बता रही थी कि जब उन्होंने ये बताया कि एक बड़ा शास्त्र है जिसने पूरे देश को प्रभावित किया है, तो मैं उसकी खोज में. उसके बाद मेरा जो हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, मैंने अपना स्नातकोत्तर दीक्षा इसमें हिंदी साहित्य में पाई. तो उसमें भी नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, छंद अलंकार, रस सिद्धांत. तो मुझे लगा कि ये तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से मेरी जो यात्रा है नृत्य के साथ वो परिपक्व हो सकती है. पता नहीं किस वक्त आचार्य अभिनव गुप्त ने मेरी उंगली पकड़ ली
धीरे 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 कैसे मैं इस ओर खींचती चली गई। अब तो एक नशा सा है। हमने पिछली बार रस के बारे में चर्चा की, नाट्य में रस की केंद्रीयता के बारे में चर्चा की, और रस ही नाट्य है, नाट्य ही रस है, यह देखा। और कैसे नृत्य भी रसांग होने के कारण नाट्य है, यह देखा। इस बार मैं अपने जो शिष्य लोग हैं उनके परामर्श के साथ 5 प्रश्न ले रही हूँ। हो सकता है छठा लेना पड़े तो लूंगी, अन्यथा 5 प्रश्नों को आज हम देखेंगे। और अगर समय नहीं रहा तो आगे इसको बढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं इसको 5 प्रश्नों के साथ इस व्याख्यान को एक पूर्णता देना चाहती हूँ, क्योंकि 2 ही व्याख्यान मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक मंगलाचरण से। जैसे कि इस व्याख्यान श्रृंखला की परंपरा रही है डॉक्टर बलदेवानंद सागर से लेकर, तो ये जो मंगलाचरण है, ये दक्षिण में चिदम्बरम जो नटराज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, शिव का नटेश रूप का तीर्थ स्थान है, वहां के एक दीक्षितर ने, राजशेखर दीक्षितर ने, ये मंगलाचरण बहुत सुंदर काव्यात्मक मंगलाचरण, रंगस्य चिदम्बरम यवनिका माया स्वयं दीपिका प्रत्यज्योति उदारवाद्य कलना प्राचीन वाचां शिखा नांदी पाश विमोचनी फलमतश्चाद्वैत सिद्धि परा सोयम लोक विलक्षणो विजयते सोमावतंसम पटः। इसमें देखिए, है तो नटेश्वर के नृत्य का वर्णन, इसमें नाट्यशास्त्र में दिए गए बहुत सारी पारिभाषिक शब्दों, बहुत सारे पारिभाषिक शब्दों को लिया गया है, जैसे रंग, यवनिका, दीपिका, इल्यूमिनेशन, जो पहले आचार्य लेके आते हैं वो दीपिका, प्रत्येक ज्योति, उदार वाद्य कलना, तो आ तो दिया गया, प्राचीन वाचाम शिखा, इसमें वाचिक अभिनय आ गया, नांदी, स्वयं ब्रह्मा ने कहा नांदी के बिना आप नाट्य शुरू ना कीजिए, क्योंकि नांदी पूरे वातावरण को पवित्र करता है। तो पाश विमोचनी फलमतश्चाद्वैत सिद्धि परा, इन सबको करने का फल क्या है? अद्वैत। सोयम लोक विलक्षणो विजयते सोमावतम संपटा। लोक विलक्षणों कह के इन्होंने फिर से रस का उल्लेख कर दिया। लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस है, विलक्षण है, वो पिछली बार हमने इस पर चर्चा भी की थी। एक मेरी प्रिय शिष्या ने पूछा है कि रस कहाँ है? आप रस के बारे में बोलती हैं कि रस रस, उसके बगैर कुछ भी नहीं, तो रस होता कहाँ है, कहाँ से आता है? इस पर भी चर्चा नाट्यशास्त्र में हुई है। वो है कि एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है रस का। द वन हु क्रिएट्स द काव्य, the one who practices the kavya in the roop of prayoga, and the one who witnesses it. It's a triad. जो काव्य सृष्टा है, काव्य प्रयोक्ता है और सहृदय है, तीनों में रस संचार होता है।
काव्य सृष्टा ने जो काव्य दिया है उसके साथ बहुत सारे तत्व जुड़कर काव्य प्रयोक्ता सहृदय के सामने प्रस्तुत करते हैं। काव्य सृष्टा से सहृदय तक पहुंचने के लिए जो प्रयोक्ता है वो केवल माध्यम नहीं है, वो भी रस का अनुभव करता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रेक्षक है, एक साक्षी भाव है। मैं आज रस पर बहुत अधिक ना चर्चा करके, क्योंकि रस एक बहुत विशद विषय है। We have only touched the iceberg. It involves you for the whole life. People have written for almost 2000 years on it. So we'll take it up if further any other occasion arises. But right now I want to tell you that anything which you do, if it is devoid of rasa, any aspect you bring in into your performance or presentation which does not have rasa or is not touched by rasa, is not drenched by rasa, it only creates a vighna. रस में एक खंडित हो जाता है रस। इसको ध्यान में रख के the flow of rasa gets disrupted. So keep this in mind, and rasa is very important. For this also you have to study Natya Shastra to know the depth of this philosophy of rasa, which again is a great gift of Kashmir Shaivism. Later on, the entire country was touched by it. Many authors have written about it. I love the shloka by Vishwanatha, साहित्य दर्पणकार ने जो श्लोक दिया है, सत्योद्रेकात् अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय. It's a wonderful shloka which can be taken up later, because within a limited time frame I have to finish 5 questions as promised to the people who have asked me these questions. Next is, by a practitioner and also a dance lover, in 2 different people, why do we have to study Natya Shastra? Is it not enough that we learn the art with full dedication? How is today's dance, classical art, so-called, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय हटा दें, क्योंकि शास्त्रीय से आपको लगता है शास्त्र है तो, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा हटा दें, क्योंकि जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो भी नाट्य शास्त्र से प्रभावित हैं. नाट्य शास्त्र एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला नॉलेज बैंक है, उसमें सब कुछ आता है, उससे परे कुछ भी नहीं है. वो पढ़कर ही मालूम होगा, नहीं तो मेरा मोह समझ सकते हैं आप, लेकिन मोह नहीं है, ये पढ़कर जानी हुई बात है. अब आज के जितने शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले 4 थे, फिर 6 हुए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, क्योंकि धीरे धीरे अंचलों के नृत्य बाहर आ रहे हैं, तो पता लग रहा है कि उनमें जो सौंदर्य है वो भी इतना परिपक्व है कि वो शास्त्रीय श्रेणी में ही रखा जाएगा. तो उसको किस तरह से हम नाट्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक तो ये बात है कि एक कंटिन्यूटी है, ब्रह्मा द्वारा दी गई विद्या हम तक पहुंची है, इसके कंटिन्यूटी भी पता लगता है. किसी ने मुझसे कहा कि नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में किसी पंडित ने लिखा है और इसका पहला अनुवाद 1950 में हुआ है. इन भ्रांतियों को हटाने के लिए मैं डॉक्टर बलदेव से अनुरोध करूंगी कि फिर वो अपनी अगली जो श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें इस बात पर थोड़ा और विस्तृत प्रकाश डालें कि कब ये लिखा गया, कब ये संग्रह है, तो कब उसके पूर्व के, जब प्राग वैदिक कहते हैं तो ये कम से कम 10,000 पहले चला जाता है, साल पहले कि नाट्य था. शास्त्र बाद में लिखा गया, ये तो आपको पता ही है, लक्ष्य पहले होता है, लक्षण बाद में आता है. तो इन भ्रांतियों को भी हमें हटाना चाहिए. मैं अपने उन शिष्यों से पूछना चाहती हूँ, जवाब मुझे मिलेगा ज़रूर,
और जवाब भी मैं दूंगी क्योंकि ये दुतरफा नहीं है। क्या आज आप जो नृत्य कर रहे हैं उसमें चारों अभिनय हैं? आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य है तो वो नाट्यशास्त्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले इन 4 अभिनयों का उल्लेख नाट्यशास्त्र में हुआ है और इन 4 अभिनयों को लेकर ही आप अपनी प्रस्तुति देते हैं और इसमें आप मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। जी, वो नाट्यशास्त्र से ही है। आप अंगों के विविध प्रकार से संचालन करते हैं। जी, वो भी नाट्यशास्त्र से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कौन सा पाद भेद, कौन सा स्थानक भेद, कौन से कर्ण का विकास आपके अंगहारों में और आपके जो भी आप बेसिक्स को बोलते होंगे, अड़ऊ जो भी बोलते होंगे, उन सब में किस तरह से विकास हुआ है। जैसे भाषा का विकास होता है। आप उन्होंने कहा था शुरसेनी प्राकृत से भाषाएं आई हैं, नॉर्थ की द्रविड़ भाषाएं एक मूल द्रविड़ भाषा से आई हैं। वो सब कुछ न कुछ पूर्वजों का प्रभाव लेकर आती हैं। इसी तरह से नाट्यशास्त्र हमारा पूर्वज है। उस वक्त जो किया गया था नर्तन, वो आज हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ तत्व आज भी हमारे नृत्य में है। जैसे 11 तत्वों की बात नाट्यशास्त्र में कही है, वो 11 तत्व आज भी हमारे नृत्य में है। रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तय और सिद्धि स्वरातो आतोद्या गानम रंगस्य संग्रह रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि आतोद्य गान रंग। आप बताइए इसमें से क्या हमारे पास नहीं है आज? जब उनका दिया हुआ सब कुछ आज हम विरासत में प्रयोग में लेकर आ रहे हैं तो हमारा नृत्य उससे जुड़ा हुआ कैसे नहीं है? बाद में इसी व्याख्यान में बताऊंगी कि कैसे लोक नृत्य और लोक नाट्य भी नाट्यशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये जो लोक और शास्त्रीय का विभाजन है, अभी for the sake of convenience we have done it. Earlier there was nothing like it. There was a lot of exchange, lot of intermingling. Loka took from Shastra and Shastra took from Loka. We will discuss that in Pravritti also. How the land, the eco zone reflects in our own style of dancing. I just want to elaborate on one little thing before I go to the third question in fact. There is a beautiful Shabda Yugma in Sanskrit which is also used in Hindi, Vishay Vastu. Just go deep into it. Vishay is subject, Vastu is object. The object changes, the subject never changes. We are dealing with the subject. The same Kama, Krodha, Moha, Mad, Moha, Lobha, Matsarya, quelling of this is done by us in every performance. The same Ashta or Navarasa is reflected in every performance. Ashtarasa was given by Bharatamli. So let us be thankful and full of gratitude to our ancestors whose knowledge we have inherited, and today we are practicing it with great joy and sharing the joy with the entire world. घर एक आदिम मनुष्य ने बनाया होगा, उस घर में भी छत रही होगी, द्वार रहा होगा,
एक जगह रही होगी जहां मेहमानों को बिठाता होगा, एक और स्थान रहा होगा जहां वह सोता होगा, एक और जगह होगी जहां वो भोजन पकाता होगा। ये सारे विभाजन खत्म हो गए क्या आज? ढंग बदल गया है, रूपांतरित हो गया है, लेकिन सत्व बदला नहीं है। चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूं। एक बंधु ने पूछा था, जिसका थोड़ा सा पिछली बार मैंने खुलासा करने की कोशिश की। नृत्य, नाट्य 3 शब्दों का प्रयोग होता है और हर शास्त्र में, जो नाट्य शास्त्र के परवर्ती शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। नृत्य के विषय में पिछली बार हमने विचार किया था, नाट्य से पहले है नृत्य। नटेश्वर द्वारा किए गए तांडव को नृत्य ही कहते हैं। नृत्य एक नैसर्गिक अभिव्यक्ति है, उसमें किसी और व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। नाट्य 4 अभिनयों से बना है। 4 अभिनय वेद से आए, ये ब्रह्मा के द्वारा दिए गए, तो सायास है नाट्य, नृत्य सायास नहीं है। अभी हम सीख के कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं नटेश्वर के नृत्य के बारे में कह रही हूं, वो सायास नहीं है, ये उल्लास में आनंद का नृत्य है वो। अब नृत्य शब्द बहुत बाद में आया है और नृत्य में कहा गया है कि ये भाव प्रधान है, भाव आश्रित है। भाव तो रस के लिए ही है, रस के बिना भाव नहीं, भाव के बिना रस नहीं, ये अन्योन्याश्रय है इनका। तो नृत्य भी रस है। और जहां तक नाट्य है, नाट्य में 4 अभिनय हैं और आचार्यों का या विद्वानों का कहना है कि नृत्य में क्योंकि वाचिक नहीं है, नृत्य में वाचिक भी एक तरह से रूपांतरित होकर आ रहा है, गान के रूप में आ रहा है, या कभी कभी बोलकर भी आ रहा है। आप अपने नृत्य में पढ़ंत करते हैं, अपने नृत्य में समझाते हैं, कभी कभी गायन भी करते हैं, कभी कभी संभाषण भी करते हैं, उसमें नाट्य है। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां दे रही। केरल में 3 नृत्य हैं, 2 नृत्य हैं और 1 नाट्य है। कथकली, उसको नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। मोहिनी आट्टम, उसको नृत्य की श्रेणी में रखा गया। मोहिनी आट्टम, कूड़ी आट्टम, कूड़ी आट्टम एंशियंट थिएटर है, दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग है, आट्टम। इतना बहुत हार्ड लाइंस हम खींचे नहीं तो बेहतर। एक उदाहरण मैं आपको, बहुत अभी जो मैंने एक सुंदर नृत्य देखा था या नाट्य देखा था, उसका उदाहरण लेके आपको बता रही हूँ। एक बहुत बड़े आचार्य और विद्वान नर्तक हैं, मुंबई में हैं, डॉक्टर कनक रेले द्वारा प्रशिक्षित हैं, दीपक मजुमदार जी। उन्होंने एक परसों प्रस्तुति दी थी किसी इसी तरह के YouTube चैनल में। उन्होंने एक श्लोक किया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, रामो नाम बभुव। कृष्ण सोते नहीं है, कहते हैं कहानी सुनाओ, तभी सोऊंगा। यशोदा माता अपनी गोद में लिटा के कहानी सुना रही है, ये वो चिड़िया पंछी पता नहीं किस किस, नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वो सुनाओ मुझे। जिद करते हैं ना जैसे बच्चे, वैसे। तो माता रामो नाम, हाँ करके सुन रहे हैं कृष्ण। दीपक जी ने इसमें पूरा रामायण दिखाया है, वहां तक जहां तक रावण सीता को ले जाता है, वहां तक सीता अपहरण तक दीपक जी ने रामायण। श्लोक में केवल आधी आधी पंक्तियां हैं, 2-2 शब्द हैं,
कौन कौन उसमें, सीता, लक्ष्मण, राम, कैकेयी, मंथरा, रावण, सारे पात्र उन्होंने किए हैं। सारी कहानी हमारे सामने स्पष्ट है। ये नाट्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक वर्णम का एक छोटा सा वर्णम, बहुत बड़ी प्रस्तुति होती है इसमें भरतनाट्यम में, उसकी केवल एक पंक्ति लिखी, कामदेव मुझे बाण से परेशान कर रहा है। नायिका भाव है, शिव के लिए प्रेम है। उन्होंने इसको totally he changed the narrative of this. Kamdev is helping him to move towards Shiva. He did not show the 10 Kamavasthas. No. He did not show that he is pining. He is moving step by step. And the Antim Bana, which is supposed to be almost near death Bana, is totally into Shiva. Which means what? He has left his body, which we discussed last Vyakhyan. Gatra Vikshirva. He just left his body, he is merged with Shiva. How beautifully constructed is narrative, is it not, Vachika? Vachika doesn't mean that it has to be spoken out. You, the knowledgeable people, Vidwan, know that the word is Brahma, Shabda Brahma. Para Pashyanti is out of bound. But this happens in Madhyama. What I am doing is Vaikari, speaking. That is a lower grade of Vachika. Madhyama, everything happens in your mind. In fact, I feel dances are better qualified to be called as Natya. Anyway, I move to another very, very important question, which 3 of my senior students have put up. This is Vritti, Pravritti and Dharmi. Dharmi, Divya asked me to explain because there is a lot of confusion. What is Lokadharmi, what is Natya-dharmi? And Lokadharmi is looked down upon, and Natya-dharmi. And these 2 words are also interdependent. Without Lokadharmi, they cannot be Natya-dharmi. And Lokadharmi reflects in the Pravritti, and the Pravritti reflects in Vritti. All of them are only for rasa, so it goes round and round and round. Purva asked me that, Amma, why don't you go from chapter to chapter? Natya Shastra doesn't allow me to do that. See, Karna is in 4th chapter, and Hastas are in 9th chapter, and Sharira Abhinaya is in 11th chapter. To understand Karna, I have to go to 9th, 11th, and I don't know where all, and come back to this. So it is a very cyclic process. It is like the Pulli-kolam of Tamil Nadu or the South India actually. It goes like that and comes to the same point again. That is Rasa into 6th chapter. Rasa is central. So Vritti as you know is Vritta. It's again going round. Vritti can be seen as your vyapar, like किसी का भी जो काम धंधा जिससे पैसा कमाते हैं उसको भी वृत्ति ही बोलते हैं, और प्रवृत्ति उसको बोलते हैं उसका नेचर। ये बहुत सामान्य सी भाषा में यही इन दोनों शब्द का अर्थ है। लेकिन धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति ये तीनों अध्याय नहीं है, अलग अलग किताबों का विषय है और लिखा भी है लोगों ने। वृत्ति पर तो बहुत लिखा गया है। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ और फिर कभी स्वावसर मिले तो हम लोग
इनको इन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि ये शब्द जो हैं एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अवधारणा को के ऊपर आधारित हैं, तो उनको हम अलग से लेंगे। वृत्ति प्रवृत्ति तो एक व्याख्यान का विषय है और लोक धर्मी नाट्य धर्म में एक अलग व्याख्यान का, इसलिए एक 30-40 मिनट के व्याख्यान में हम इसको समेट नहीं सकते, लेकिन केवल एक सूत्र रूप में आपको बताती हूँ। अभिनव गुप्ताचार्य के अनुसार वृत्ति आपका नेचर है, ट्रू नेचर, अंदर का। प्रवृत्ति आपका बाह्य व्यवहार है, और जो बाह्य व्यवहार है वो कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ आप बड़े हुए हैं, कि क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, और संस्कार कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैं बड़ी हुई हूँ दिल्ली में, लेकिन फिर भी मैं कहाँ की हूँ, मेरे पूर्वज कहाँ के हैं, वो संस्कार तो साथ में चलता ही है, वो छूटता नहीं, चाहे हम अमेरिका भी चले जाएं। तो प्रवृत्ति जो है देश काल वातावरण, वहाँ क्या क्या राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं, कौन संरक्षण रहे हैं कलाओं के, और किस तरह का व्यापार वहाँ चलता है उस प्रदेश में, क्योंकि व्यापार भी वहाँ की भूमि, वहाँ का फ्लोरा एंड फोना, जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी, उन सब के आधार पर व्यापार भी होता है। और दिनचर्या कैसे होती है, महिलाएं सबसे ज्यादा नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले तो सुबह उठकर तुलसी में पानी देने की प्रथा आज भी है, वो महिलाएं करती हैं। महिलाएं बाहर आकर अपने आंगन को साफ करके उसमें वो डालती हैं, अल्पना या आइपन डालती हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, चिड़ियों को दाना देना, ये सब कुछ। तो किस प्रांत में किस तरह की वेशभूषा है, क्योंकि वेशभूषा भी वहां के इको जोन के हिसाब से होता है, ये प्रवृत्ति में आता है। अभिनव गुप्ताचार्य एक कदम आगे चले हैं, वो कहते हैं कि वहां का केवल जो जीवन है वो तो है ही प्रवृत्ति में, वहां के अभिनय, क्योंकि अभिनय भी वहीं के जीवन से आया है, लेकिन एक अभिनय वहां का एक रूढ़ हो चुका होगा, एक स्टाइल ऑफ अभिनय, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, वो भी प्रवृत्ति ही है। देखिए यह आपको बहुत क्लोज लेके आता है आपके आज के नृत्य के साथ। प्रवृत्ति एक, मैंने जैसे कहा, बहुत बड़ा विषय है। खुद भरत मुनि ने 4 जोन्स बनाए हैं, और कुछ कलिंग जैसे प्रदेश तो 2 जोन्स में हैं, तो इसलिए जोन्स भी बहुत हार्ड एंड शार्प उन्होंने डिवाइड नहीं किया है, वहां के लोगों की प्रवृत्ति के हिसाब से किया है कि वो कैसा इतिहास उनका रहा है। देखिए जैसे जो ओड्र मागधी है उसका उन्होंने बताया कि वहां भारती है और वहां पर करुण रस है। समझ में आता है कि करुण रस क्यों है, इस पर हम बहुत डीपली बाद में जाएंगे। दाक्षिणात्य को उन्होंने बताया है कि वहां पर कैशी की वृत्ति है, और उसी तरह से आवंती और पांचाला मध्यमा में आर्यभट्टी बताया है वृत्ति, क्योंकि वृत्ति और ये सब जुड़े हुए मैंने बताया ना। तो आर्यभट्टी वृत्ति थोड़ा एग्रेसिव है, युद्ध, और उस तरह से वो समझ में आता है। पांचाला मध्यमा जो है हमेशा हमारा फ्रंटियर रहा है, इतना उथल पुथल, बाहर के एग्रेशंस, आक्रमण, सब कुछ। दक्षिण लगभग थोड़ा उस मामले में शांत रहा है। तो प्रवृत्ति में यह भी बताया है कि जिन जिन प्रांतों या अंचलों की बात हम कर रहे हैं, वहां जो अभिनय रूढ़ हो चुका है, अभिनय की शैली, वो भी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो देखिए दक्षिण में आप मोहिनीअट्टम वहां के अंचल का है, जो बिल्कुल केरल की जो आबो हवा है, वहां का जो फ्लोरा फोना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और तमिलनाडु की बात बहुत अलग है, जब मैं प्रवृत्ति चैप्टर में आऊंगी तो बताऊंगी कि वहां आइन दिनाई सोचा हुआ है संगम के लिटरेचर ने ही 5 टाइप्स ऑफ इकोजोन, उसके हिसाब से वहां का नाट्य है।
और आंध्र प्रदेश में भी दक्षिण आंध्र प्रदेश का थोड़ा अलग भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ, उत्तर आंध्र प्रदेश का थोड़ा उड़ीसा से जुड़ा हुआ, उड़ीसा का अपना, और यहाँ पांचाल मध्यमा में आप देखते हैं कि उस तरह से तो ऊपर कोई अभी नृत्य बचा नहीं है, रहा होगा पहले, लेकिन अब कथक जो है पूरा गैंजेटिक, जैसे कहेंगे प्लेन्स, जो यमुना गंगा यमुना के बीच का जो प्लेन है उसमें कथक है। उसको भी आप देख सकते हैं कितना इन्फ्लुएंसेस है उसमें, और एसिमिलेट किया कथक ने कितने, और बहुत खूबसूरत तत्व जो बाहर से आए उनको भी, और अपना जो मूल है उसको भी उसी तरह रखते हुए भक्ति के गोद में पला है कथक। उस तरह से आप देखेंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ फिर से वही बात, और जोर देके, कि बाहर बदलता है, अंदर नहीं बदलता। भक्ति काव्य देखिए, चाहे वो दक्षिण का उठा लीजिए, आंध्र का उठा लीजिए, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, उत्तर भारत का और बंगाल का, असम का, सब भक्त कवियों ने एक भाव से लिखा है, लेकिन भाषाएं अलग हैं, उनके इमेजरीज अलग हैं, क्योंकि उनका स्थान अलग है। इसलिए वो जिस बिंब को अपने काव्य में उतारते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन मूल भाव अलग नहीं है। उसी तरह हमारे नृत्य हैं। गीत गोविंद सारे नृत्यों में किया जाता है, और उनको खड़ा कर दीजिए तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्योंकि इतने अलग अलग रूप में गीत गोविंद। तो ये है हमारे भारत का मूल बल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी विविधता में एकता। उस एकता की ही बात अभिनव गुप्त कहते हैं, अद्वैत। आप एंजॉय कीजिए सबको, फूल ये फूल वो फूल ये सब कुछ, लेकिन है तो उसमें एक ही तत्व, वो फूल है। तो वृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति को इन्फ्लुएंस करता है, वृत्ति प्रवृत्ति को, दोनों रस को। हर एक में रस अलग अलग है। कैशी की वृत्ति में श्रृंगार है, आरभटी वृत्ति में आपको रौद्र और ये मिलेगा, वीर रस मिलेगा। इस तरह घूम घूम के वो सब एक पदार्थ को, एक भोज्य को, एक महाभोग को बना रहे हैं। हम लेंगे इसको सेपरेटली whenever I'm able to do it in whichever platform, but this is important for you to know that vritti and pravritti has great influence on your dance which you are doing, dance style I mean. धर्मी, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया, लोकधर्मी, नाट्य धर्मी। आचार्य तो ये कहते हैं, डॉक्टर राघवन का एक बहुत सुंदर लेख है ये लोकधर्मी नाट्य धर्मी में, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्प्लेंडर ऑफ इंडियन डांसेस में है वो। और नर्तन निर्णय पुंडरीका विठला बहुत डिटेल में है। वो कहते हैं कि आप आहार्य पहनकर, कैसा भी आहार्य, आप रोज जैसे मैं बैठी हूं ऐसे तो आप नहीं जाओगे स्टेज पे, कुछ तो आप ट्रांसफॉर्म होते हो। वो पहनकर जैसे ही पहला कदम आप उठाते हो, रंग मंडप में ब्रह्म मंडल में आके खड़े हो जाते हो, वो नाट्य धर्मी ही। उसके बाद जो कुछ वहां होता है वो नाट्य धर्मी है, लेकिन लोक धर्मी उसके बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है लोकधर्मी। लोकधर्मी, ऐसे मत सोचिए लोक नहीं है तो नाट्य नहीं, कोई नहीं समझेगा आपका नाट्य। मैं इस पर भी अच्छी तरह डिटेल में बताऊंगी क्या क्या नाट्य धर्मी है, क्या क्या लोकधर्मी है, फिर कभी। अब मेरे प्रिय बंधु ने ये कहा था कि आपका 40 वर्ष दूरदर्शन में बीता है, तो नाट्य शास्त्र का दूरदर्शन से कैसा आप रिश्ता जोड़ती हैं ये बताइए। Just 1 minute, I'll have a sip of water.
मुझे नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय बहुत प्रिय है। उसमें इंद्रादि देवताओं ने यही कहा था ना कि जो वंचित हैं वेदों से, जिनके पास जीवनोपयोगी ज्ञान नहीं जा पा रहा है, उनके लिए क्रीडनीयक बनाइए। उनमें हमने देखा कि शूद्र, आदि जाति और स्त्री ये वंचित हैं, तो सर्ववार्णिकम बनाया, सब लोगों के लिए इकट्ठा करके बनाया पंचम वेद। ये परंपरा है हमारी अभी भी हमारे देश में अधिकांश बहुसंख्यक लोग निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, ज्ञान शून्य नहीं है। किसी से जरा बात करके देखिए, आपको गीता का ज्ञान मिल जाएगा, कबीर का ज्ञान मिल जाएगा, नामदेव का ज्ञान मिल जाएगा, मीरा का ज्ञान मिल जाएगा। वो वहां पहुंचा कैसे है? पढ़ा तो है नहीं उन्होंने कुछ, लेकिन वो ज्ञान शून्य नहीं है। कैसे? उसका श्रेय केवल नाट्य परंपरा को जाता है। वहां से जो बनाकर सर्ववर्णिक सब लोगों के लिए, स्त्री ये वो कुछ भी उन्होंने नहीं रखा, अलग अलग पृथक पृथक पॉकेट्स में नहीं डाला, लोगों को सबको दिया। वो नाट्य परंपरा यहां तक चली आई। दूरदर्शन भी उसी की कड़ी है। जब सबसे पहले दूरदर्शन हमारे देश में 1959 में आया, गरीब देश था हमारा, तभी तो आजाद हुआ था 10 साल पहले, 10-12 साल में। तब भी दूरदर्शन आया, जबकि वो बहुत महंगा माध्यम था, लेकिन शिक्षा के लिए आया। कृषि शिक्षा जो हमारे लिए बहुत आवश्यक थी, कृषि प्रधान देश, कृषि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इसके लिए दूरदर्शन आया। आज भी ये चल रहा है। कृषि का अलग चैनल है, प्राथमिक या तो उच्च शिक्षा भी दूरदर्शन के माध्यम से दी जा रही है। जहां स्कूल्स नहीं है, बड़े बड़े स्कॉलर्स जाकर पढ़ा नहीं पा रहे, उन बच्चों तक बड़े बड़े स्कॉलर्स दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाते हैं। अभी तो अत्याधुनिक मीडियम भी आ गया है, लेकिन यूट्यूब वगैरह में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, सब कुछ क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं है तो कह नहीं सकते, लेकिन ये बड़े जो स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स पढ़ाते हैं दूरदर्शन में, उच्च शिक्षा भी देते हैं। इसके अलावा देखिए, आज भी सबसे ज्यादा टीआरपी किसका है? महाभारत, रामायण, भारत एक खोज, जो कल से यूट्यूब में भी आ रहा है, भारत एक खोज। इन सब के माध्यम से हमारा इतिहास, पुराण, हमारा सांस्कृतिक गौरव, सब कुछ हमारे लोगों तक पहुंचा। और लोक कलाएं, कौन जानता था कि सुदूर पूर्व में कैसी लोक कलाएं हैं? दक्षिण की कौन सी लोक कला है? ये सब कुछ दूरदर्शन में आने के बाद सबने देखा, सबने पहचाना, कुछ तो हमारा अंतर संबंध है, कुछ बहुत वैविध्य है। और मैंने ये 40 साल संगीत और नृत्य के साथ ही बिताया है, दूरदर्शन में भी। और मैंने पाया कि जिस वक्त दूरदर्शन एकमात्र चैनल था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक और नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस लोग देखते थे, तब उनको मालूम हुआ कि भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में फर्क क्या है, कथकली और कथक दोनों एक जैसे सुनते हैं, फर्क क्या है? ये सब ज्ञान सामान्य लोग तक दूरदर्शन ने पहुंचाया, क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रभाव बहुत अधिक है। हमारे तो दोनों काव्यों को इसी में बांटा है ना, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। पठ्य काव्य तो कुछ नहीं कहा। तो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य का एक एक्सटेंशन है, ओरल ट्रेडिशन का एक्सटेंशन है दूरदर्शन। हाँ, ये माध्यम है, इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। इसमें भी दोनों सिद्धियां हैं। आप लोक कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो एक सिद्धि पाएंगे,
आप धनार्जन करना चाहते हैं, दूसरी सिद्धि, उसमें औरत नागिन बन जाती है, नागिन औरत बन जाती है, घर में एक दूसरे पर शंकाएं, किसी पर कोई कोई आपस में सद्भाव सौहार्द के साथ नहीं, इस तरह की चीजें दिखाकर हम पीढ़ियों को भी तो नष्ट कर रहे हैं, उनका जीवन मूल्य नष्ट हो रहा है। तो माध्यम का मतलब दायित्व, और नाट्य भी एक दायित्व है, क्योंकि आप मंच पर हैं और देखने वाले आपको देख रहे हैं अपना समय निकालकर। आप लोक कल्याण के लिए नहीं करेंगे तो आप क्यों कर रहे हैं, ये पहले सोच लीजिएगा। स्वांतः सुखाय कुछ भी नहीं होता, स्वांतः सुखाय नहीं होता। जब आप कर रहे हैं कुछ और वो भी दर्शकों के सामने कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दायित्व है संप्रेषण, आपका दायित्व है कम्युनिकेशन। द एंटायर कॉस्मोस थ्राइव्स ऑन कम्युनिकेशन। उसको दायित्व के साथ निभाएंगे तो लोक कल्याण होगा, लोक शिक्षा होगी, भविष्यतश्च उपदेश, ये है हमारे नाट्यशास्त्र में। तो जब भविष्य के उपदेश के लिए ये है, दूर तक सोचा है कि कुछ भी करेंगे नाट्य में तो ब्रह्ममंडल में स्वयं ब्रह्मा विद्यमान है, उनको पुष्पांजलि दीजिए। आचार्य विद्या सिद्ध्यर्थम, केवल आपके जो इमीडिएट गुरु हैं उनके लिए नहीं, पूरे गुरु परंपरा के लिए आप पुष्पांजलि देते हैं, प्रेक्षकों के वैभव के लिए देते हैं, नायक के श्रेयस के लिए देते हैं ये पुष्पांजलि। दूरदर्शन घर घर पर पहुंचता है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता कहीं जाकर बैठकर देखने के लिए, तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। ये मैंने दूरदर्शन में रहते हुए पाया। एवरी शॉट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट हैज टू बी टुवर्ड्स द गुड ऑफ पीपल, कॉमन गुड ऑफ पीपल। सो मैं एक और चीज यहाँ प्रभाव के बारे में बताना चाहती हूँ, नाट्य प्रभाव के बारे में। तब दूरदर्शन नहीं था, नाट्य तो था ही। एक छोटे से बालक ने, सामान्य बालक, हरिश्चंद्र नाटक देखा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रही। उस नाटक का क्या प्रभाव था कि वो बालक सन्मार्ग में चल पड़ा और देश का सर्वोत्तम नेता बना, महात्मा गांधी बना। एक हरिश्चंद्र नाटक, अब देखिए क्या प्रभाव हो सकता है। उसी हरिश्चंद्र नाटक में एक और दृश्य आता है, रोहिताश्व का के मृत्यु के बाद उसकी मां का विलाप। जब से वो नाटक लिखा गया होगा, महाभारत में है नहीं कहानी, तब से अनेकानेक नाटक, तब से माताएं रो रही, अपने बच्चे के लिए रो रही हैं, पड़ोस के बच्चे के लिए रो रहे हैं, यूनिवर्स के बच्चों के लिए रो रही हैं, सब बच्चों के लिए रो रही हैं। माताएं एक दूसरे से पता नहीं किस रूप में सूत्रबद्ध हो जाती हैं कि रोती हैं, रोने के लिए आती हैं, अगले दिन भी आएंगी। ये एक सामूहिक कैथारसिस है, एक सामूहिक रेचन है। अंदर का जो दुख पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठा हो रहा है, उसका ये है नाट्य का प्रभाव। एक आखिरी स्टेटमेंट के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी इस व्याख्यान को। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि अम्मा, माइथोलॉजी छोड़कर हम नाट्य को डिस्कस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक गूढ़ बात है, वो समझ लें। भरत ने अपने पूर्व के भरतों का ज्ञान लेकर संग्रह बनाया, लेकिन उसको सर्वसम्मति देने के लिए पंचम वेद, क्योंकि बाकी चारों वेद ब्रह्मा से
निर्मित हैं, तो इसको भी उन्हीं को कहा गया। क्या इसमें देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा भरत मुनि ने, जबकि कोडिफाई उन्होंने किया, सारा कुछ एक साथ लेके आए। जरा सा हम करते हैं आज, तो हम अपना ऑथरशिप, ओनरशिप, कॉपीराइट, सब कुछ उन्होंने प्रवक्ष्यामि कहा और ब्रह्मा से कहलवाए सुरक्षे, डुअरशिप, ऑथरशिप उन्होंने छोड़ दिया वहां पे। यह है सौंदर्य हमारे माइथोलॉजी का, कि कैसे इनडायरेक्टली आपको ये ज्ञान पहुंचा दिया कि यू आर ओनली वन स्मॉल कनेक्ट इन द होल प्रोसेस। आप कड़ी हैं केवल। इस बात को बताने के लिए वो केवल ये सब कुछ ऐसे ही उसमें बताएं, पोलेमिकली बताएं तो बात बनती नहीं। इसलिए कहानी के माध्यम से सजेस्ट कर दिया उन्होंने कि उन्होंने सृजन किया है और मैंने केवल उसको प्रवक्ष्यामि दोबारा बोला है। हम सब भारत कुल ही हैं, नाट्य प्रयोग करने वाले, शिक्षकगण, नाट्य पसंद करने वाले। मैं तो कहूंगी कि सभी भारत कुल हैं। क्यों? क्योंकि नाट्य के बिना जीवन भी नहीं, जीवन में नाट्य ही हो रहा है। एक वाचिका अभिनय की बात मैंने कही थी ना, दिमाग में चल रहा है संवाद हर समय। तो भरत कुल अभाग्य कलिके भावरसानंद परिणताकारे जगदेक मोहन कले जय जय रंगाधिदेवते देवी। रंगाधिदेवते सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, उनको प्रणाम करके आपसे विदा लेते। माँ नीचे